हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। लेके आ गए हैं और एक खतरनाक सेशन जिसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन शॉट नहीं है, उससे भी खतरनाक लेवल पे डिस्कशन होने वाला है। कंप्रेस्ड वे में अपन इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में मैंने प्री लिखित नोट्स से सोल्यूशन का वन शॉट दे दिया था। 30 मिनट्स का लेक्चर है, देख सकते हो, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आज क्या करेंगे, लिख के नहीं सामने लिखवाऊंगा, सारी चीजें क्लियर करवाऊंगा। ठीक है सर, क्लियर है। सो बेटा, नाम क्या है अपना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर बोर्ड में पूछ लेता है डेफिनेशन तो लिख लेना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री that deals with the interconversion of electrical energy to chemical energy, that deals with the interconversion of electrical energy to chemical energy and vice versa. क्या लिखोगे बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नोट कर लेना डेफिनेशन। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विथ द इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पोर्शन में अपने पास दो सेल्स अपन पढ़ने वाले हैं। दो सेल्स अपने को इम्पोर्टेंटली पढ़ने के हैं। कौन से सर? ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है बेटा, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। लाइट बंद कर देता हूँ, फ्लैश ऑफ, ठीक है, रहने दो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड एक अपन पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये दो सेल्स अपन पढ़ने वाले हैं। सर इनका क्या मतलब बेटा? इनका सिंपल मतलब है, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके सर, ये केमिकल एनर्जी किधर से जनरेट होती है सर? एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन या फिर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से ये केमिकल एनर्जी मिलती है। ऐसा इसमें केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इंटर कन्वर्जन होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है सर? एग्जैक्टली उल्टा है। ये इलेक्ट्रिकल सेल को यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके बॉस, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है टू परफॉर्म non-spontaneous chemical reaction. ओके सर, ये मैंने बोला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है जो कि डील करता है इंटर कन्वर्जन टू केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। फिर मैंने बोला इसको दो प्रकार के सेल्स में पढ़ने वाले हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। भले ही मैं बुक का ऑर्डर में नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये जो लेक्चर में प्रोवाइड करने वाला हूं इसमें सारी चीटर्स तुम्हारे लिए होगा, सारा तुम बोर्ड को फोड़ के रख दोगे। ओके सर, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। केमिकल एनर्जी कहां से मिल रही है? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से केमिकल एनर्जी जनरेट हो रही है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ओके सर, यहाँ पे उल्टी चीज है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है टू परफॉर्म अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में डेल्टा जी इज लेस देन 0, इसलिए अपन बोलते हैं स्पॉन्टेनियस है। थर्मोडायनामिक्स से सर पोर्शन लिंक करेगा, डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0 फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। यहां से पोर्शन सर लिंक करने वाले हैं। और क्या है इनके बीच में डिफरेंसेस जो कि अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से मैक्सिमम वेटेज देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अपन क्या करते हैं सर दो अपने को कंपोनेंट्स लेने पड़ते हैं, दो कंपार्टमेंट्स लेने पड़ते हैं। यहाँ पे अपन लेते हैं सर एक एनोड में इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, इसको तार से कनेक्ट कर देते हैं कैथोड को। यहाँ पे एनोड कैसा है? एनोड को ए बोल रहा हूँ, कैथोड को सी बोल रहा हूँ। एनोड यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है एंड कैथोड पॉजिटिवली चार्ज है, ये याद रखना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड इज नेगेटिवली चार्ज एंड कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज।
सर इलेक्ट्रॉन्स का बहाव, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे हो रहा है, एनोड टू कैथोड फ्लो हो रहा है, तो करंट का फ्लो कैसे होगा, करंट का फ्लो कैसे होगा सर, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट आई फ्लो करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके सर, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, इस कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। इसके इनर सर्किट को कंप्लीट कैसे करें, आउटर सर्किट तो कंप्लीट है, इनर सर्किट को कैसे कंप्लीट करें सर, एक अपन लगा सकते हैं सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इसके डायरेक्ट 2-3 मार्कल सवाल पूछ लिया जाता है बोर्ड में कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज maintains electrical neutrality। पहला पॉइंट it, second it completes the inner circuit, it minimizes liquid junction potential, it minimizes liquid junction potential। fourth it prevents reaction to reach equilibrium। ये सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन सर एक साइड में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन ये पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में, कौन सा भी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में ये फंक्शन सर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्स, इलेक्ट्रिकल 2 बार हो गया क्या, मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, कंप्लीट्स द इनर सर्किट, minimizes the liquid junction potential, it prevents the reaction to reach equilibrium को रिएक्शन पहुंचने में रोक लेता है, क्योंकि बेटा अगर इक्विलिब्रियम आ जाता है तो ये जीरो पोटेंशियल पे आ जाएगा। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे बेटा, एनोड इज नेगेटिवली चार्ज इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, while cathode is positively charged। ये हो गया। यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज के क्या फंक्शन है ये लिख दिया। सॉल्ट ब्रिज में अपन यूज करते हैं अगार पेस्ट किसकी तरह एक्ट करती है, अगार पेस्ट एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करती है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए ध्यान देना, अगार पेस्ट क्या है पूछा था, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट की तरह यूज करते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट होता है, ठीक है। ये बेसिक मैंने दे दिया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यही चीजें करनी है, एनोड होगा नेगेटिवली चार्ज, कैथोड होगा पॉजिटिवली चार्ज, ये सारे चीजें अपने को देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। फिर सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा, कंप्लीट करेगा इनर सर्किट को, मिनिमाइजेस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, प्रिवेंट्स रिएक्शन टू रीच टू इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या है सर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, एग्जैक्ट उल्टा काम करता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है बेटा, एनोड यहाँ पे सर पॉजिटिव एनोड आता है, कैथोड यहाँ पे नेगेटिव आता है, कैथोड यहाँ पे नेगेटिव आता है, एनोड पॉजिटिव आता है, कैथोड नेगेटिवली आता है, एग्जैक्ट उल्टा। यहाँ पे एनियॉन्स कैथोड पे जाएंगे, एनियॉन्स एनोड पे जाएंगे, कटायंस कैथोड पे जाएंगे, कटायंस कैथोड पे जाएंगे। ये चीजें हो जाएगी। एनियॉन्स एनोड पे जाएंगे, कैटायंस कैथोड पे जाएंगे। ये कुछ चीजें याद रखनी है सर इलेक्ट्रोलिटिकल सेल में, ये कुछ
चीजें ये याद रखनी है, थोड़ी डिस्टरबेंस को अवॉइड कर देना, ये कुछ चीजें अवॉइड करनी है। ये क्या है, एनोड को मैंने बोला पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पे एनियंस अट्रैक्ट होते हैं, ए से याद रखेंगे। कैटायंस अट्रैक्ट होके कैथोड की तरफ, कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज। एग्जैक्टली ऑपोजिट टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस पे सवाल किससे बनते हैं बेटा, दो चीजें अपन डिस्कस करेंगे बाद में। फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ पे सवाल मिलते हैं। दो फैराडेज के लॉ डिस्कस करेंगे, दो फैराडेज के लॉ डिस्कस करेंगे बाद में। एंड यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस पे सवाल मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे सवाल मिलेगा, वो भी बाद में चीजें डिस्कस करने वाले हैं, वो भी वहां पे चीजें डिस्कस करने वाले हैं। एक कॉमन चीज है दोनों में, एनोड पे बेटा हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, हमेशा रिडक्शन होता है। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों सेल्स में चल जाएगी, यानी वैलिड फॉर ऑल, वैलिड फॉर बोथ द सेल्स, वैलिड फॉर बोथ द सेल्स, वैलिड फॉर बोथ द सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या लिखा मैंने, क्या लिखा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वाओ, क्या पेज बना दिया है, एक स्टार्टिंग का पेज ही बेटा गन की तरह पेज मैंने बना दिया है। इसके बाहर से काफी सवाल तेरे खुल जाएंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, एक ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री का जो डील करता है इंटरकन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। सर आप बहुत पेस में जा रहे हो बेटा, मेरी पेस मैच कर, एक बार रिवीजन करके आ जा, यहाँ पे पेस मैच करना लग जा, शुरू हो जा, एक ब्लैंक शीट ले, जो भी सब लिखा वो लिखते जा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्या है डिफरेंस, यहाँ पे केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी टू परफॉर्म अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे ऐसा सेटअप होता है। अगर इसको पूछ लिया एक कंपार्टमेंट में कर ले क्या, ये दो कंपार्टमेंट क्यों यूज होते हैं, एक कंपार्टमेंट में ये रिएक्शन ही नहीं होगी। अगर हाइपोथेटिकल सवाल बना लेता है तो बोल देना एक कंपार्टमेंट में रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए दो सेपरेट कंपार्टमेंट यूज करने पड़ते हैं, दोनों को सॉल्ट ब्रिज की मदद से जोड़ना पड़ता है। सॉल्ट ब्रिज के 4 फंक्शंस अपने को याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है उसमें एनोड पॉजिटिव है, एनोड पॉजिटिव है, एनोड के पास आएंगे अनायंस, कैथोड नेगेटिव है, कैथोड के पास आएंगे कटायंस। फैराडेज लॉ और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लास्ट में पढ़ेंगे, वहां से सवाल इस टॉपिक से देखने को मिल सकता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी, इलेक्ट्रोकेमिकल से। यहाँ पे एनोड नेगेटिवली चार्ज है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ लेता है तो एनोड टू कैथोड होगा, एनोड टू कैथोड होगा। अगर पूछ लेता है करंट का फ्लो कैसे होगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में कैथोड टू एनोड होगा, कैथोड टू एनोड होगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ये कुछ चीज है। एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कैथोड में हमेशा रिडक्शन होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हो जाएगा, अरे हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, पहला पार्ट हो जाएगा। ले लो भाई स्क्रीनशॉट, जो भी लेना है नोट करना है जल्दी से। ओके आगे चलते हैं। पेज मेंटेन होगी सेशन में, सारे चीजें अपन कवर करने वाले हैं। बाद में मैच करवा लेना एनसीईआरटी से, सारी चीजें कवर हुए हैं क्या। ओके सर, मैच कर लेंगे। यहाँ पे क्या आता है, पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक बार और एक स्टडी करते हैं, यहाँ पे आते हैं सब। इस पेज से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूरा तहस नहस कर लेंगे। दो बड़े बड़े कंपार्टमेंट्स लेना, अच्छे से डायग्राम बनाना। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट लिया है, यहाँ पे एनोड डाल दिया है। ओके सर, यहाँ पे तार लगा के कैथोड डाला है। ओके सर, ठीक है। ओके सर, यहाँ पे एनोड है, एनोड कौन सी साइड पे, कभी साइड पे सवाल पूछ लेता है, एनोड लेफ्ट साइड पे बनाया है। ओके सर, कैथोड कौन सी साइड पे है, राइट साइड पे है सर। कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसलिए पॉजिटिव चार्ज है, राइट साइड पे बनाया है। ओके सर, यहाँ पे ऐसा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसा जाएगा। यस सर, करंट का फ्लो उसके ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ओके सर, करंट का फ्लो ऐसे जाएगा,
करंट ऐसा फ्लो करेगा। मैंने बोला यहाँ पे पॉइंट्स ऐड करते रहे ना, करंट मतलब करंट करंट फ्लोज 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 फ्रॉम कैथोड कैथोड टू एनोड, electrons flow from anode to cathode anode to cathode। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे डैनियल सेल वगैरह समझाया है, अपने को फेवरेट रिएक्शन दे दी है, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स जिंक 2 प्लस कॉपर। यहाँ पे जिंक को अपन यूज कर रहे हैं एनोड की तरह, कॉपर को यूज कर रहे हैं कैथोड की तरह। यहाँ पे क्या होगा, एनोड का मास खत्म होगा, एनोड खत्म हो जाएगा, कैथोड पे डिपोजिशन होगा, कैथोड पे डिपोजिशन होगा। यानी बोल देना थिकनेस ऑफ एनोड डिक्रीजेस विद टाइम वाइल थिकनेस ऑफ कैथोड इंक्रीजेस विद टाइम। ये प्रॉपर रिएक्शन है, पूरी रिएक्शन ये है। इसको दो पार्ट्स में सर डिनोट कर लेते हैं, एनोड हाफ सेल एनोड रिएक्शन, ऐसे लिखना एनोड रिएक्शन। एनोड में क्या हो रहा है, एनोड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होता है, जिंक को ऑक्सीडाइज करना है। जिंक क्या करेगा, अपने से 2 इलेक्ट्रॉन्स फेंक डालेगा बाहर, अपने से इलेक्ट्रॉन्स 2 फेंक डालेगा बाहर। ओके सर, ओके सर। कैथोड क्या करेगा, कैथोड 2 इलेक्ट्रॉन्स पकड़ के रिड्यूस हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स पकड़ के रिड्यूस हो जाएगा। यानी कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, जिंक यहाँ पे डिसॉल्व हो रहा है, कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, जिंक यहाँ पे डिसॉल्व हो रहा है। थिकनेस ऑफ एनोड इज गेटिंग लेसर विथ टाइम व्हाइल थिकनेस ऑफ कैथोड इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। ये कुछ ऐसे हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, याद रखना, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके सर, ओके समझ में आया ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। इसमें पूछ लेता है सर सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करे, सेल का रिप्रेजेंटेशन पे डायरेक्ट सवाल पूछ लेगा। सेल को रिप्रेजेंट करना है, सेल रिप्रेजेंटेशन का सवाल डायरेक्टली पूछ लेता है। सेल में कैसे रिप्रेजेंट करे, सेल में यहाँ पे एक मिसिंग चीज क्या है, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया सर आपने, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया। ओके, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, अभी सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। जिंक से जिंक 2 प्लस में जा रहा है एंड ब्रिज के लिए लगा देंगे। कॉपर 2 प्लस से कॉपर में जा रहा है, यानी ये है सेल रिप्रेजेंटेशन। पहले एनोड लिखेंगे, फिर 2 डंडे ब्रिज बताएंगे, सॉल्ट ब्रिज यूज किया है, फिर यहाँ पे कैथोड लिख देंगे, ABC के तरीके से सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा। एनोड में ऑक्सीडेशन, कैथोड में रिडक्शन, बीच में 2 डंडे ब्रिज को बताते हैं। ये इंपॉर्टेंट पेज हो जाता है, यहाँ से सवाल बनने के चांसेस है। अभी वो एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें बताता है, एनसीईआरटी में बोलता है अगर इसका वोल्टेज कितना जनरेट होता है, तो इसका वोल्टेज जनरेट होता है, वोल्टेज इसका जनरेट होता है 1.1 वोल्ट इसका वोल्टेज जनरेट होता है। अगर एनसीईआरटी में वो यहाँ पे पेजेस बढ़ाना चालू कर देता है, यहाँ पे वो बोलता है वोल्टेज 1.1 है, अगर बाहर की वोल्टेज इस वोल्टेज के इक्वल होती है, अगर वोल्टेज एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1.1, इस केस में क्या होगा, यहाँ पे कुछ करंट फ्लो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये सेल स्टॉप कर जाएगा। सर अगर वोल्टेज एक्सटर्नल बढ़ जाती है वोल्टेज 1.1 से, तो क्या होगा, तो एनसीईआरटी लिखता है बेटा ये एग्जैक्टली ऑपोजिट सेटअप हो जाएगा। मतलब सर क्या होगा, एनोड कॉपर आ जाएगा, कैथोड जिंक हो जाएगा, एग्जैक्ट ऑपोजिट सिनेरियो देखने को मिलेगा। मतलब रिवर्सल ऑफ डैनियल सेल होगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था, जिंक डिसॉल्व हो रहा था, कॉपर डिपॉजिट हो रहा था। अगर ये कंडीशन आ गई तो कॉपर डिसॉल्व होगा और जिंक डिपॉजिट होगा। और एक नॉर्मल
नॉर्मल कंडीशन बोलता है, अगर वोल्टेज एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1 तो बोल देंगे सर नॉर्मल डैनियल सेल जैसे इधर था वैसे ही फंक्शन करेगा, जैसे इधर था वैसे ही फंक्शन कर लिया। एनसीईआरटी ने पेज बढ़ाने का काम किया है, सिंपल चीज़ों को बस भर भर के लिखा है, उसको अपन सिंपल वे में समझेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस है, यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस है। अगर वी एक्सटर्नल 1.1 के इक्वल होता है तो कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा, ये सेल ही बंद पड़ जाएगा। अगर बाहर का वोल्टेज ज्यादा दोगे तो एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ डैनियल केस, डैनियल सेल से एग्जैक्ट रिवर्स हो जाएगा, डैनियल सेल से एग्जैक्ट रिवर्स हो जाएगा। वी एक्सटर्नल लेस देन 1.1 तो नॉर्मल डैनियल सेल जैसे ऐसे बना है वैसे फंक्शन करेगा, नॉर्मल डैनियल सेल जैसे ऐसे बनाया है वैसे फंक्शन करेगा। ओके सर, ओके सर, ओके। ये एक बात कहती है एनसीईआरटी, ये पेज पढ़ लेना, एनसीईआरटी में लिखा है, नीट में भी सवाल पूछता है इस पेज से, इस पेज से नीट भी सवाल पूछता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये वोल्टेज 1.1 आता है डैनियल सेल का, डैनियल सेल का एनसीईआरटी में क्या दिया है, अगर इन इन डैनियल सेल, ये बोलते हैं इसको डैनियल सेल, इन डैनियल सेल concentration of zinc and copper becomes 1 molar, then it becomes voltaic और गैल्वेनिक सेल। पेज बढ़ाने का काम कर दिया एनसीईआरटी ने, छोटे चीज को अपन यहाँ पे ही फिट कर देंगे, यहाँ पे ही फिट कर देंगे। एनसीईआरटी ने क्या बोला, ये डैनियल सेल है, जनरल केस में बोलते हैं डैनियल सेल, लेकिन अगर सारे जो अपन ने लिए हैं चीजें उनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो जाती है तो ये हो जाता है बेटा अपना वोल्टेइक सेल या गैल्वेनिक सेल इसको बोलते हैं, वोल्टेइक सेल या गैल्वेनिक सेल इसको बोलते हैं। ये चीजें अच्छे से नोट करना, प्यारे से नोट करना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही मैक्सिमम सवाल ढूंढने वाले हैं। ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ लिखना आना चाहिए, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है, सेल रिप्रेजेंटेशन में स्टोशियोमेट्री बिल्कुल नहीं डालना है, ये बोल रहा हूँ, सेल रिप्रेजेंटेशन में स्टोशियोमेट्री का बिल्कुल रोल नहीं है। जनरल गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल कितना वोल्ट देता है, 1.1 वोल्ट देता है। यहाँ पे ये 3 केसेस डिस्कस हो चुके हैं, इसको अच्छे से नोट कर लेना। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन देख लिया है अपन ने। ओके सर, ओके सर, कर लो नोट जल्दी जल्दी, चलते हैं आगे। ओके सर, आगे चलते हैं। आगे क्या, आगे बेटा उन्होंने ई नॉट सेल के बारे में जिक्र किया। ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल क्या होता है, एक ईएमएफ है, ईएमएफ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, प्रेशर 1 बार एंड टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मान लिया तो ये चीज़ें आती है 298 केल्विन। यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, प्रेशर 1 बार, टेम्परेचर 298 केल्विन के वक्त ये अपन डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बेटा अपन डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कैलकुलेशन पे सवाल पूछ लिया जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे करें, बोर्ड्स वालों के लिए ट्रिक बता देता हूँ, जनरल ट्रिक भी बता देता हूँ। यहाँ पे ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोड ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई एनोड में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना, प्लस ई कैथोड में रिडक्शन पोटेंशियल लेना। सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एग्जैक्टली एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, देखेंगे, पहले ये नोट कर लो। जनरल है, इससे सारे सवाल हो जाएंगे, सारे सवाल हो जाएंगे। ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नॉट कैथोड, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। लेकिन एनसीईआरटी में कैसे दिया है, एनसीईआरटी में दिया है इफ रिडक्शन पोटेंशियल इज गिवन, इफ रिडक्शन पोटेंशियल इज गिवन तो क्या करें सर ई कैथोड माइनस एनोड, ई
कैथोड माइनस एनोड कर दीजिए। अगर सर ओपी दिए हैं, इफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज गिवन, इफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज गिवन, तो यहाँ पे लिख देना ई एनोड माइनस कैथोड। सारे सवाल ऊपर के तरीके से हो जाएंगे, लेकिन बोर्ड्स में पूछा तो ये लिख देना। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो एनोड माइनस कैथोड करेंगे, अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो कैथोड माइनस एनोड करेंगे, कैथोड माइनस एनोड करेंगे। आगे चलते सर, रिडक्शन पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है। रिडक्शन पोटेंशियल जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल हाई है वो क्या करेगा, टेंडेंसी टू reduce itself and good oxidizing agent। आरपी जिसका ज्यादा है, टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ। यहाँ पे आईयूपीएससी क्या बोलता है, आईयूपीएससी क्या बोलता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is equals to स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आईयूपीएससी बोलता है जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर ले लीजिए। ओके सर फिर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है सर। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, जिसका ओपी ज्यादा है, सपोज जिसका ये ओपीआरपी अपने को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, पेज नंबर बता देता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ओल्ड एनसीईआरटी है मेरे पास, पेज नंबर बता दीजिए सर, पेज नंबर 71 इन ओल्ड एनसीईआरटी में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपने को मेंशन की जाती है। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे देख के अपन ये सब चीजें डिसाइड करते हैं, उस चीजों को देख के। वो तुम्हारा काम है, एक बार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अच्छे से याद करो, जो भी सवाल आए हैं देख के कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसकी इलेक्ट्रो ज्यादा है वो देखिए। ओपी जिसका ज्यादा वो टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अभी बोलता है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसको एनोड में रखना, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसको सर एनोड में रखना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसको कैथोड पे रखना। फील भी कर सकते हैं इस बात को, जो जल्दी रिड्यूस होगा उसको कैथोड पे रख देंगे, जो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा उसको एनोड में रख देंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से अपने को मिलता है सबसे ओपी ऑफ लिथियम इज हाई, सबसे हाई है लिथियम का ओपी सबसे हाई है। इस केस में आरपी ऑफ फ्लोरीन is very high। आरपी ऑफ फ्लोरीन इज वेरी हाई। अगर पूछता है बेस्ट बैटरी किसकी बनाओगे, बेस्ट बैटरी किसकी होगी, तो बेटा बेस्ट बैटरी लिख देना। बेस्ट बैटरी किसकी होगी, बेस्ट बैटरी होगी लिथियम फ्लोराइड की होगी, बेस्ट बैटरी, क्योंकि लिथियम का सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसको एनोड पे रख देंगे, फ्लोराइड का सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उसको कैथोड पे रख देंगे। यहाँ से सवाल पूछे जा चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक बार एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ना एक बार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। होमवर्क देता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये होमवर्क है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक बार अच्छे से पढ़ लेना। क्या ऑर्डर है, बेस्ड ऑन रिडक्शन पोटेंशियल पे सीरीज दी गई है, लेकिन अपन ने ये चीज समझ ली है। ई नॉट सेल क्या वर्क कैलकुलेशन फंसते हैं तो इससे कर लेना। ई नॉट सेल के सवाल पूछे जा चुके सर। ई नॉट सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन इज 1 मोलर, प्रेशर इज 1 बार, टेम्परेचर इज एट रूम टेम्परेचर दैट इज 298 केल्विन।
रामबान तरीका इससे हो जाएगा, लेकिन बोर्ड्स में दिखाने के लिए दो तरीके भी बताए हैं। ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नॉट कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर सर तुम्हारा डाउट है यहाँ पे आ जाइए। अगर अगर बोल देता हूँ, अगर कॉपर का 2+ से कॉपर में जा रहा है, उसकी वैल्यू दी गई है 0.3, कितनी होती है 0.38 सपोज दी गई है, एग्जैक्ट नहीं है तो भी चलेगा। 0.38 वैल्यू दी गई है, तो ये क्या दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। अगर उल्टा दे देता है, कॉपर से कॉपर 2+ हो रहा है, सो सर क्या होगा, -0.38 वोल्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऐसा करना है सिर्फ, ये प्लस में दिया है रिडक्शन पोटेंशियल, उसका उल्टा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, या फिर पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो नेगेटिव में रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ऐसे सॉल्व करेंगे, कर लेंगे सर। ओके, बोर्ड्स के लिए क्या फॉर्मूला है सर, अगर दोनों केसेस में रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना, लेफ्ट माइनस राइट, राइट माइनस लेफ्ट, ये लगा देना। ई कैथोड माइनस ई एनोड, इसको ही बोलते हैं राइट माइनस लेफ्ट, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अगर ओपी दिया है तो ई एनोड माइनस कैथोड कर लेंगे। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों का दिया है तो एनोड माइनस कैथोड कर लेंगे। डिफरेंस क्या है सर रिडक्शन पोटेंशियल में और ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल में? रिडक्शन पोटेंशियल मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो खुद को जल्दी रिड्यूस करेगा, यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज जल्दी करेगा, जल्दी करेगा। आईयूपीएससी क्या कहता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल्स टू द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल्स टू द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके सर, यहाँ पे आगे आ जाते हैं। सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन का होता है, सबसे भयंकर, सबसे खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन द होल पीरियोडिक टेबल, सबसे खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके सर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एग्जैक्टली ऑपोजिट है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा खुद को जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा, यानी दूसरे को जल्दी रिड्यूस करेगा, यानी गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल किसका है सर, लिथियम का, यानी लिथियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हो सर। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे कौन रखते हैं सर, एनोड में जिसका ओपी हाई रहता है उसको एनोड में रखते हैं, जिसका आरपी हाई होता है उसको कैथोड पे रखते हैं। बेस्ट बैटरी पूछ लेता है तो लिथियम फ्लोराइड की बनेगी, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट कैथोड लिया है फ्लोरीन और बेस्ट एनोड लिया है लिथियम। ये पेज एक बार सजा के लिख देना, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। ई नॉट कैलकुलेशंस, ई नॉट सेल के कैलकुलेशंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ओके सर, याद कर लेंगे, रब कर दूं। ओके सर, आगे चलते हैं जहां पे सर हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, वहां पे आप आ जाओ। पूरा पेज न्यूमेरिकल से भर दूंगा, एक सवाल भी इसके बाहर से नहीं आएगा। सर ऐसा क्या लिखने वाले हो, आजा बेटा। नर्न्स्ट रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। नर्न्स्ट इक्वेशन सर यही इक्वेशन है जिससे हमें डर लगता है। ओके बेटा, डोंट वरी, इजी है एकदम। ओके, ये किसके लिए होता है सर, ई सेल कैलकुलेशन। ई सेल और ई नॉट सेल में क्या फर्क, ई सेल मतलब बैटरी को यूज कर रहा हूं, ई नॉट सेल मतलब स्टैंडर्ड है, बैटरी स्टैंडर्डाइज है, 1 मोलर की कंडीशन है। यहाँ पे मोलरिटी कुछ चेंज हो सकती है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो सकती है, वहां पे 1 मोलर ही रहेगा, प्रेशर 1 बार ही रहेगा, यहाँ पे चेंज हो सकता है, वो स्टैंडर्ड है, ये अपन कर रहे हैं यूज। ई सेल की अपन बात करते हैं, ई सेल के कैलकुलेशन के लिए अपन यूज करते हैं। फॉर्मूला देखें, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाय एनएफ ln QC, ये एक फॉर्मूला लिख दिया। आगे इसका ही मॉडिफिकेशन, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस RT इंटू 2.303 log QC बाय NF। इसका ही मॉडिफिकेशन जो अपने को न्यूमेरिकल में यूज करना है, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू माइनस 0.059 बाय एन log QC। ये चीज यूज करेंगे रे बाबा न्यूमेरिकल में।
अगर जनरल एक्सप्रेशन पूछ लेता है तो ये भी याद होने जरूरी है। यहाँ पे n क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जाते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में। सपोज 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर गए, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 2 लिख देंगे, n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। फैराडे क्या लेना है, फैराडे इज इक्वल्स टू 96500, सबसे बड़ी यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट है चार्ज की। 1 फैराडे इज 96550 कूलम, 550 कूलम। सर लॉ क्यूसी तो हमारे से कैलकुलेट ही नहीं हो रहा। लॉ क्यूसी क्या है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट। सर ये शायद से 11th का टॉपिक है, 11th का मिक्स होगा टॉपिक। पोर्शन ऐसा है जिसमें 11th की चीजें मिक्स हो सकती है। रिएक्शन कोशेंट कैसे करेंगे, रिएक्शन कोशेंट क्या करेंगे, एक्टिव masses of products by एक्टिव masses of reactants। डायरेक्ट सवाल उड़ जाएगा, ठीक है सर, ऐसा कर लेंगे। ऐसा लॉग क्या क्यूसी कैलकुलेट करेंगे, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट्स बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट से क्यूसी की वैल्यू मिल जाएगी। पुट वगैरह कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। नर्न्स रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स तो बेटा नहीं कवर करवाऊंगा मैं, न्यूमेरिकल्स खुद से प्रैक्टिस कर रहा है। ये वीडियो देख के न्यूमेरिकल्स पे जो भी पीवाईक्यू से करते रहिए, ओके सर। रिएक्शन कोशेंट समझ में आया, लॉग क्यूसी किया, एन की वैल्यू समझ में आ गई। अभी सर बेटा थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए उसने बोला इफ रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। ओ सर डर गए। रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, तो उस केस में क्या करना है, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम में सिंपल केस है बेटा, ई सेल जीरो हो जाएगा। लॉग क्यूसी लॉग केसी में कन्वर्ट होगा। आ गया सर 11th का इक्विलिब्रियम। लॉग क्यूसी लॉग केसी में कन्वर्ट होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। फॉर्मूला क्या होगा, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू क्या आएगा, इधर गया ये 0 हो गया, ये इधर भेज दीजिए 0.059 बाय n log Kc। यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ सकता है, यहाँ पे क्या है सर, डेल्टा के भी वर्क का सवाल आते हैं। अगर डेल्टा जी नॉट पूछा है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी पूछा है, तो क्या लेना है, माइनस NF ई नॉट सेल ही लेना है, तरीके हैं। अगर सिर्फ गिब्स फ्री एनर्जी पूछ रहा है, स्टैंडर्ड नहीं है, माइनस NF ई सेल लीजिए, ये 2 तरीके हैं। अगर पूछता है रिएक्शन फीजिबिलिटी कभी है, रिएक्शन कभी फीजिबल होगा, तो रिएक्शन फीजिबिलिटी पे सवाल पूछ लिया है तो असर्शन रीजन में बहुत सवाल मिलते हैं नीट जेई में। रिएक्शन फीजिबिलिटी कैसे पता चलेगा, अगर डेल्टा जी लेस देन 0 है, अगर ई सेल ग्रेटर देन 0 है, ये हो जाएगा अपना रिएक्शन इज फीजिबल। अगर डेल्टा जी लेस देन 0 है, ई सेल ग्रेटर देन 0 है, यानी ये पॉजिटिव में है एंड ये नेगेटिव में है, तो अपने को पता चल जाएगा सर रिएक्शन फीजिबल है। नॉन फीजिबल में उल्टा हो जाएगा, जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, ई सेल की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तभी नॉन फीजिबल रिएक्शन। ये फीजिबल रिएक्शन अगर जी ग्रेटर देन लेस देन 0 है और ई सेल ग्रेटर देन 0 है, रिएक्शन फीजिबिलिटी। ये सवाल पूछ सकता है एट इक्विलिब्रियम बताइए हमें लॉग केसी की वैल्यू क्या है, तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे। ये बोल दिया नर्न्स फ्री है। सर आर की वैल्यू क्या होती है, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, अपने को इसमें जरूरत नहीं है। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। न्यूमेरिकल्स में जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट शॉर्टकट से सवाल हो जाते हैं। बस एग्जामिनर को दिखा दीजिए हमें फॉर्मूला याद है, लेकिन यूज ये करेंगे। लॉग क्यूसी कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स कर देंगे, सो बेटा नर्न्स रिएक्शन भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है। नर्न्स रिएक्शन क्या है, नर्न्स इक्वेशन क्या है, ये बस इक्वेशन खेलता है। ई सेल कैलकुलेशन पे बेस्ड है। ई सेल को कैसे कैलकुलेट करें, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय n। n क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर गए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितने हुआ,
log QC एट इक्विलिब्रियम ई सेल 0 हो जाता है, log QC KC के बराबर होता है, ये फॉर्मूला मिलता है। डेल्टा जी के सवाल, डेल्टा जी नॉट पूछा है तो माइनस NF जी नॉट ई सेल कर दीजिए, ई सेल कर दीजिए। अगर डेल्टा जी फ्री गिव्स फ्री एनर्जी पूछा है तो माइनस NF ई सेल कर दीजिए, मिल जाएगा। रिएक्शन फीजिबिलिटी पूछ रहा है तो चेक करना, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है एंड ई सेल पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन तो रिएक्शन फीजिबल है। अगर उल्टा है, ये पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो रिएक्शन इज नॉट फीजिबल, रिएक्शन इज नॉट फीजिबल। ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल पार्ट्स में आता है, नर्सरी इक्वेशन। ज्यादा से ज्यादा इसके न्यूमेरिकल पार्ट को छूने की कोशिश करना। यहाँ पे आगे क्या पूछता है, कॉन्सेंट्रेशन सेल्स, एक आधा सवाल पूछता है, बाकी कुछ नहीं। डेफिनेशन पूछेगा पहली बात, कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या है, एक का ही ऑक्सीडेशन, मतलब ये कैसा है, वन एलिमेंट undergoes oxidation as well as reduction। एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है सर, ये थोड़ा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की तरह है। यस, कॉन्सेंट्रेशन सेल्स में ऐसे सेल्स अपन यूज करते हैं जहाँ पे एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। इस पे छोटे मोटे सवाल मिल सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं मिलता, यही मिलता है। यहाँ पे देखना, एक सवाल पूछता हूँ तुमसे, मैंने बोला अगर प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, एक सवाल बस आंसर करना, अगर प्रोडक्ट्स बड़ा है, एक आंसर करना, प्रोडक्ट बड़ा है, ये देखना रिएक्शन कोएफिशिएंट में प्रोडक्ट्स मैंने बनाया, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन मैंने बढ़ाई तो ई सेल क्या होगा, ई सेल क्या होगा भाई, ध्यान से सुन। एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट मैंने बढ़ाया है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई है तो ई सेल क्या होगा सर, ई सेल घटेगा। यस, ई सेल घटता है, ई सेल घटता है। लेकिन अगर मैं रिएक्टेंट ये नीचे वाले की बढ़ा देता हूं तो इस केस में ई सेल बढ़ेगा। यस, यहाँ पे सवाल फंसाए जा सकते हैं, यहाँ पे सवाल वो पूछ लेता है कि सपोज यहाँ पे प्रोडक्ट्स में अपने को जिंक 2+ मिल रहा है और रिएक्टेंट में कॉपर 2+ है, तो उसने बोला कि सर जिंक 2+ की कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ा देता हूँ तो ई सेल क्या होगा, घटेगा। अगर कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता हूँ तो ई सेल क्या होगा, बढ़ेगा। ये नोट कर दीजिए, ये पहला टॉपिक है अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अपन ने विदिन 40 मिनट्स कवर कर लिया है। विदिन 40 मिनट्स में अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कवर कर चुके हैं। ओके सर, आगे चले। आगे बेटा न्यूमेरिकल पोर्शन आने वाला है, ध्यान से देखना। एक ही पेज पे न्यूमेरिकल सजा के भेज दूंगा, डायरेक्ट भेज दूंगा तुम्हें, ठीक है। डायरेक्ट इसके बाहर से न्यूमेरिकल तो पूछेगा ही नहीं। क्या है सर यहाँ पे कंडक्टेंस की बात करते हैं, न्यूमेरिकल टॉपिक है। पहले बताना मुझे मेटालिक कंडक्टेंस और आयोनिक कंडक्टेंस में क्या फर्क है। मेटालिक कंडक्टेंस और आयोनिक कंडक्टेंस में क्या फर्क है। मेटालिक कंडक्टेंस मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है। आयोनिक कंडक्टेंस केमिस्ट्री वाला आयंस के कारण होता है। उसके फैक्टर्स क्या है, मेटालिक कंडक्टेंस and ionic conductance। ओके सर, मेटालिक कंडक्टेंस एंड आयोनिक कंडक्टेंस किसके कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये किसके कारण सर, आयंस के कारण। ये फिजिक्स का आता है, ये केमिस्ट्री का आता है। यहाँ पे क्या होता है, वैलेंस सेल बड़ा होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बड़ा होंगे तो यहाँ पे कंडक्टेंस जी की वैल्यू बढ़ेगी। कंडक्टेंस जी से डिनोट करते हैं, आगे समझेंगे। कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते हो रेजिस्टेंस बढ़ता है, उसके कारण जी की वैल्यू कम हो जाती है, बिकॉज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस। यस सर, टेम्परेचर यहाँ से सवाल पूछेगा, बाकी किधर से ना पूछे, यहाँ से सवाल पूछेगा। बोलेगा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेटालिक कंडक्टेंस
घटेगा। यहाँ पे बोल दिया मैंने टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ यहाँ पे कंडक्टेंस बढ़ता है क्योंकि आयंस बढ़ जाते हैं, कंडक्टेंस बढ़ जाता है क्योंकि केई बढ़ जाता है, आयंस भागने लग जाते हैं, वो बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस यहाँ पे कम हो जाता है, रेजिस्टेंस यहाँ पे कम हो जाता है। मतलब मैं बोलूंगा आयोनिक कंडक्टेंस में टेम्परेचर बढ़ाने के बाद कंडक्टेंस बढ़ता है, तो आप सब कहेंगे यस सर कंडक्टेंस बढ़ता है, यस सर कंडक्टेंस बढ़ता है। काफी इंपॉर्टेंट चीज, डिपेंडेंस इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे हो गया, इसका सॉल्वेशन पे होता है, सॉल्वेशन पे विस्कोसिटी पे होता है डिपेंडेंस, विस्कोसिटी पे होता है डिपेंडेंस, और साइज पे, आयोनिक साइज ऑफ आयन साइज ऑफ आयंस इस पे डिपेंड करता है। ये डिपेंडेंसी हो गई, ये सॉल्वेशन पर, विस्कोसिटी पे, साइज ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है। किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, इन चीजों पे डिपेंड करता है। अगर आगे चल दिया तो क्या होता है, R इज इक्वल्स टू रो एल बाय, सर ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाय, रो का क्या फॉर्मूला होगा, रो का होगा आर ए बाय एल, यस सर आर ए बाय, इसकी यूनिट क्या होगी सर, ओम होगी। इसकी यूनिट क्या होगी, ओहम मीटर हो जाएगी इसकी, ओम मीटर हो जाएगी। अगर मैं पूछता हूँ जी क्या है, तो जी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। अगर मैं पूछता हूँ के क्या है, 1/p है, के क्या है बेटा 1/रो है, के का मतलब क्या है, कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी कप्पा उसको बोला जाता है, के माने कप्पा। यूनिट बता देना इसकी, मोल, इसकी महो, मोल इनवर्स या महो। इसकी क्या होती है सर, इसकी ओम पर मीटर हो जाएगी, यूनिट्स का खेल है, कभी कभी यूनिट्स देख के भी सवाल बनने लग जाते हैं, ये कुछ रिलेशंस याद करने हैं। R इज इक्वल्स टू रो एल बाय एल, रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल, आर का उल्टा जी, रो का उल्टा के, रो क्या है रेजिस्टिविटी, के क्या है कंडक्टिविटी, आर क्या है रेजिस्टेंस, जी क्या है कंडक्टेंस। यहाँ पे और एक टर्म डिफाइंड होता है सेल कांस्टेंट, जो सेल के लिए कांस्टेंट हो, ऐसा क्या टर्म है, जी स्टार इज इक्वल्स टू एल बाई ए, ये सेल के लिए कांस्टेंट ही रहेगा, इसको और कौन से फॉर्मूला से निकाल सकते हैं सर, आर ए रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी से ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जी स्टार इज इक्वल्स टू एल बाई ए या आर के। अगर मैंने बोला जी स्टार सेम है तो कैसा फॉर्मूला लगा सकते हैं, R1 K1 इज इक्वल्स टू R2 K2। इस पे तो न्यूमेरिकल्स बेटा बोर्ड वाला भर के पूछता है, 2-3 एनसीईआरटी में ही मिल जाएंगे आपको न्यूमेरिकल्स। जी स्टार इज इक्वल्स टू R1 K1 इज इक्वल्स टू R2 K2 ये मिल जाएगा। अभी बोला लैम्बडा एम क्या है, तो मैंने बोला लैम्बडा एम का मतलब है मोलार कंडक्टिविटी। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, K/C होता है, फॉर्मूला इसका K/C होता है। K क्या है कंडक्टिविटी, C क्या है कॉन्सेंट्रेशन। अगर सर इसको मुझे K साइमन, अगर ध्यान से सुनना रीड कैसे कर रहा हूँ, K इज गिवन इन साइमन सेंटीमीटर में दिया। साइमन किसकी यूनिट है बेटा, ओहम की उल्टी को ही साइमन बोलते हैं। यस साइमन सेंटीमीटर में दिया गया, साइमन पर सेंटीमीटर में, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Km इज इक्वल्स टू K इंटू 1000/C, ये ऐसा फॉर्मूला बोल सकता हूँ मैं। अगर K मुझे साइमन पर मीटर में दिया है तो क्या करेंगे, उल्टा कर दीजिए, Km इज इक्वल्स टू K/C इंटू 1000। ये कर दीजिए। इसमें आगे भी डिफाइन करता है, आगे क्या डिफाइन करता है सर, लैम्बडा इक्विवेलेंट, इसका उल्टा है, यहाँ पे मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन आती है, यहाँ पे नॉर्मेलिटी आती है, K/N हो जाएगा। सिर्फ साइमन पर सेंटीमीटर में दिया गया है तो K इंटू 1000/N हो जाएगा। अगर साइमन पर मीटर में दिया गया है K की वैल्यू तो यहाँ पे K डिवाइड बाय N इंटू 1000 हो जाएगा।
इतना ही डिफरेंस है, इतना ही डिफरेंस है मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी में, इतना ही डिफरेंस है। एक में मोलैरिटी का टर्म आ रहा है यानी कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है, दूसरे में नॉर्मेलिटी का टर्म आ रहा है, नॉर्मेलिटी का टर्म आ रहा है। मैंने बोला इस पेज पे क्या है, कंडक्टेंस के बारे में। फिजिक्स में कंडक्टेंस आता है मेटेलिक कंडक्टेंस, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स के वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के वजह से होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, कंडक्टेंस ज्यादा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, कंडक्टेंस ज्यादा। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टेंस घट जाता है। यस सर, कंडक्टेंस घट जाता है। आयोनिक कंडक्टेंस केमिस्ट्री में आता है, ये कंडक्टेंस आयंस के कारण होता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो जी भी बढ़ेगा, कंडक्टेंस भी बढ़ेगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, रेजिस्टेंस कम होता है। कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है सर? सॉल्वेशन पे डिपेंड करेगा, विस्कोसिटी पे, साइज ऑफ आयन पे डिपेंड करेगा। ओके सर, फॉर्मूलाज क्या है? R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, ओम में यूनिट। रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय ए, रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ओम मीटर में इसकी यूनिट आती है। G इज इक्वल्स टू, बेटा G इज इक्वल्स टू 1 बाय R, G इज इक्वल्स टू बेटा 1 बाय R, G इज इक्वल्स टू 1 बाय R। G को बोलते हैं मोह, G को बोलते हैं अपन मोह। ओके सर, ओके सर। K क्या है? K इज इक्वल्स टू 1 बाय P, 1 बाय P साइमन पर सेंटीमीटर यूनिट हो सकती है, साइमन पर मीटर में यूनिट हो सकती है। लैम्डा m क्या है? K बाय C है। लैम्डा m क्या है? K बाय C। K इज इक्वल्स टू, अगर साइमन पर सेंटीमीटर में दिया गया है तो लैम्डा इज इक्वल्स टू K इंटू 1000 बाय C। अगर K साइमन मीटर में दिया है, साइमन पर मीटर में दिया है तो K बाय C इंटू 1000, K बाय C इंटू 1000 हो जाएगा। इसमें और लैम्डा इक्विवेलेंट में क्या डिफरेंस है? सिर्फ नॉर्मेलिटी से डिवाइड कर रहे, सिर्फ नॉर्मेलिटी से डिवाइड कर रहे। यहाँ पे मोलैरिटी था, यहाँ पे नॉर्मेलिटी हो जाएगा। इससे सवाल बनने के चांसेस है G स्टार। G स्टार क्या है? जो एक सेल के लिए कांस्टेंट है, L बाय A या R के लिख सकते हैं, R के। G स्टार सेम है तो R1 K1 इज इक्वल्स टू R2 K2 लिख सकते हैं, R2 K2 लिख सकते हैं। इसको नोट करिए, इसको नोट करिए, रब कर दूं। ओके, अभी इंपॉर्टेंट कुछ चीजें देखने को मिलते हैं जहां से असर्शन रीजन बहुत पूछे जाते हैं, वो चीज अपन डिस्कस करेंगे। वो चीजें अपन डिस्कस करें। क्या सर? बेटा यहां पे अगर डाइल्यूशन पे क्या केस होता है? डाइल्यूशन, पहले डाइल्यूट कर दिया, पानी डाल दिया, कॉन्सेंट्रेशन, डाइल्यूशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम कर दे, तो क्या होगा? ये केस में कंडक्टिविटी कप्पा कम हो जाती है, कंडक्टिविटी कप्पा कम हो जाती है क्योंकि टोटल आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाती है। रीजन पूछ लिया तो ये लिख ले, यूनिट वॉल्यूम कम हो जाती है। बोला मैंने डाइल्यूशन करने के बाद कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, उसके कारण कंडक्टिविटी कप्पा कम हो जाती है क्योंकि टोटल आयंस पर वॉल्यूम कम हो जाता है। लैम्डा m बढ़ जाता है। सर लैम्डा m क्यों बढ़ता है? कप्पा और लैम्डा m का डायरेक्ट रिलेशन है ना? नहीं बेटा, यहाँ पे आ जा, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम बढ़ता है, उसके कारण लैम्डा m बढ़ता है। और टोटल वॉल्यूम जो बढ़ता है वो इस फैक्टर को डोमिनेट करता है कि कप्पा कम हो रहा है, कप्पा कम हो रहा है। अगर मैंने इसको लिखा लैम्डा m इज इक्वल्स टू K बाय C। C क्या है? मोलैरिटी है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम लिख दिया मैंने। ओके सर, मतलब KV बाय N। अगर नंबर ऑफ मोल्स में 1 मान लेता हूं तो KV के बराबर होगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो लैम्डा m बढ़ेगा। और वॉल्यूम का इंक्रीज is more than the decrease of conductivity, ये याद रखना। ओके सर, अगर मैंने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, अगर मैंने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया तो कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो की तरह रीच हो रहा है, तो इसमें लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट, इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं सर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ओके सर, लिमिटिंग
मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। ठीक सर, इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कैसा ग्राफ होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ऐसा ग्राफ होता है। यहाँ पे लैम्डा एम लगा देते हैं, यहाँ पे रूट कॉन्सेंट्रेशन के साथ ग्राफ होता है, एक्स्ट्रापोलेट करके लैम्डा एम नॉट निकाल सकते हैं। इक्वेशन क्या आती है? लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी। इसको बोलते हैं डेबाई-हक्केल ऑनसांगर इक्वेशन। डेबाई-हक्केल-ऑनसांगर इक्वेशन ये किसके लिए सर? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यूज करते हैं। मतलब अगर सवाल पूछ लेता है कि कैसे होता है ग्राफ, तो ये ग्राफ दिखा सकते हैं। कई बार इस ग्राफ पे सवाल पूछ लेता है बेटा, कई बार ग्राफ पे सवाल पूछ लेता है। अगर मैंने बोला वही ग्राफ मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बनाऊं तो क्या होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे बहुत जल्दी चेंज करते, ऐसे हो जाते हैं। थोड़ा भी डाइल्यूट या खट करके नीचे आ गए, बाप रे, थोड़ा भी डाइल्यूट करूंगा खट करके नीचे आ जाएंगे। मतलब लैम्डा एम वर्सेस रूट का सी का ग्राफ ऐसा कुछ होगा। यहां से अपन वी कैनॉट फाइंड लैम्डा एम नॉट। ये डीमेरिट है, लैम्डा एम नॉट मिल ही नहीं सकता। कैसे एक्स्ट्रापोलेट करोगे? इसको तो एक्स्ट्रापोलेट कर लिया मैंने, इसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में नहीं कर सकते। और एक खास बात आता है, जब भी डाइल्यूशन करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में, जब भी डाइल्यूशन करते हैं तो अल्फा की वैल्यू बढ़ती जाती है, अल्फा बढ़ता जाता है। अल्फा माने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता जाता है जब भी मैं डाइल्यूशन करता हूं। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर टोटल डाइल्यूशन कर देता हूं, अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देता हूं, ऐसा हाइपोथेटिकल केस पूछ लिया, तो अल्फा की वैल्यू 1 हो जाती है, यानी 100% डिसोसिएशन हो जाता है। अल्फा की वैल्यू 1 या फिर अल्फा इज इक्वल टू 100%। अगर इतना डाइल्यूट कर दिया मैंने तो अल्फा 100 तक पहुंच जाएगा, 100% तक पहुंच जाएगा, एंड अल्फा 1 तक पहुंच जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट की ग्राफ को कंपेयर करते वक्त बहुत क्वेश्चंस आते हैं और इससे असर्शन रीजन बहुत फंसते हैं। डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, सिंपल तरीके से समझो। किसी को भी डाइल्यूट कर रहे हो, पानी डाल रहे हो, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, ये सब कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। अगर कप्पा इस केस में कम हो रहा है क्योंकि टोटल आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर भाई पानी डाला है तो टोटल आयंस उतने कम वॉल्यूम में कम बचेंगे। यस सर, लैम्डा एम बढ़ता है क्योंकि टोटल वॉल्यूम बढ़ रहा है। टोटल वॉल्यूम किसके कारण बढ़ रहा है? अरे भाई पानी डाल रहे इसलिए वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना। एंड डिक्रीज इन के एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ज्यादा बड़ा फैक्टर है, वॉल्यूम का इंक्रीज ज्यादा होता है। कप्पा बेटा कम हो रहा है, लैम्डा एम को उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा रिलेशन भी पूछ दे सकते हो, केवी के बराबर। मैंने नंबर ऑफ मोल्स 1 मान लिए, केवी के बराबर आ गया। अगर मैंने इनफाइनाइट डाइल्यूट कर लिया, कॉन्सेंट्रेशन 0 की तरफ रीच कर रही है, तो पूछ लिया उसने लैम्डा एम नॉट की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। दो ग्राफ सर क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे, दो ग्राफ से क्वेश्चंस मिलना कंपलसरी होता है। क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही। क्वेश्चंस क्या है? डेबाई-हक्केल-ऑनसांगर इक्वेशन ये लिख दीजिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कैसा होता है बना दीजिए, बना दिया मैंने। वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे हो सकता है? लैम्डा एम नॉट की वैल्यू ढूंढ सकते हैं क्या? नहीं ढूंढ सकते सर, नहीं ढूंढ सकते। अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया तो अल्फा बढ़ बढ़ के 100% तक पहुंच जाएगा, 100% तक पहुंच जाएगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ओके, चले आगे। अभी जो मैंने तुम्हें डीमेरिट बोला सर, हम तो लैम्डा एम नॉट निकाल ही नहीं सकते वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। सो आई कोरलॉश बाबा बोले, अरे भाई डोंट फियर व्हेन आई एम हियर। कोरलॉश लॉ क्या कहता है? क्या कहता है? लैम्डा एम नॉट, वो सिंपल बात कहेगा, लैम्डा एम नॉट is equals to lambda m naught of the cationic part plus lambda m naught of anionic part। इतनी छोटी बात कर दी, बोले कैलकुलेट कर लीजिए। lambda m naught of the solution पूछा उनसे, तो lambda m naught of the cationic part plus lambda m naught of the anionic part करके सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। ऐसे पूछा, सपोज मैंने 2-3 सवाल दिए, लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl लिख लीजिए भाई, जल्दी जल्दी मेरे से मैच करो, स्पीड। लैम्डा एम Na प्लस लैम्डा नॉट एम Cl माइनस। अभी घुमा के वो दे रहा है, देखना घुमा के क्या दे रहा है,
घुमा के दे रहा है BaCl2, इसका लिख के बताना क्या करेंगे, लैम्डा एम नॉट Ba2 प्लस 2 टाइम्स ऐसा, ये याद रखेंगे क्या? अगर और एक देता हूं, चलो Al2 SO4 थाइस, सर थाइस थ्रूस दे दिया आपने, कुछ नहीं करना है, 2 टाइम्स Al3 प्लस का लैम्डा एम नॉट प्लस 3 टाइम्स SO4 2 माइनस का लैम्डा एम नॉट, दोनों केसेस में लैम्डा एम नॉट डाल दीजिए, वैल्यू हो जाएगा, मिल जाएगा। ऐसे कुछ सवाल पूछ सकता है लैम्डा एम नॉट। इसमें मदद की सर कोरलॉस लॉ ने अपनी इधर मदद कर दी। उन्होंने बोला लैम्डा एम नॉट निकालना चाहते हो तो लैम्डा एम नॉट ऑफ द कैटायोनिक पार्ट प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ द अनायनिक पार्ट कर दीजिए, और अपन ध्यान रखेंगे कि ये अगर BaCl2 होता है तो 2 से इंटू करेंगे, और ये यहाँ से इंटू करना जरूरी है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। और कोरलॉस लॉ से क्या फायदा हुआ सर, अल्फा निकालना है तो अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नॉट, या फिर लैम्डा इक्विवेलेंट बाय लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट। अल्फा निकालना है, वो बोले इससे कर दो, अल्फा निकालने को पूछता है बोर्ड में, ये निकाल के दे देना। और के पूछा, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा, इक्विलिब्रियम C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, के भी पूछा C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ये कुछ चीजें हैं जो पूछ सकता है कभी भी, इसलिए अपने को प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। ये कुछ चीजें जो पूछ सकता है, अल्फा की वैल्यू पूछ लेगा लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नॉट, या फिर लैम्डा इक्विवेलेंट दे दिया तो लैम्डा इक्विवेलेंट बाय लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट, कि ये डिग्री ऑफ ये पूछा C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ओके, यहाँ से मेजर सवाल बनेगा कोरलॉस लॉ से, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन बता दीजिए। सवाल फर्स्ट है, सॉल्व करना है, NCERT के सवाल, होमवर्क है इसके, ऑल NCERT क्वेश्चंस। बोल देना किसने भी होमवर्क सारे कंप्लीट किया अब तक सारे कंप्लीट करते आ रहे हैं। कोरलॉस लॉ समझ में आ गया सर, बिल्कुल समझ में आ गया, कोरलॉस लॉ हमें समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। चलते हैं फिर अपने आखिरी पोर्शन की तरफ। कोरलॉस लॉ, कंडक्टेंस सब अपन ने फिनिश कर दिया है, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ग्राफ सब कंप्लीट कर दिया है। आगे चलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का। मैंने बोला इलेक्ट्रोलिटिक सेल का एक क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव पार्ट होता है। दो बोर्ड को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, सब एक पेज में मेरे साथ खत्म करेंगे। बोला क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। यस सर, किसके लिए सर बात कर रहे हैं आप? बेटा मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोलिटिक का अपन इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करता है, केमिकल एनर्जी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करने के लिए। समझ में आ? उसके 2 फैक्टर्स है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब सिंपल है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सवाल पूछेगा यहां से। ओके सर, सवाल पूछ लिया तो। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में 2 है। फैराडेज फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या बोलता है सर? जितना मास डिपॉजिटेड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। m इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, m इज इक्वल्स टू ZIT, z एक कांस्टेंट है, IT माने चार्ज को भी लिख सकते हैं। q का फॉर्मूला क्या होता है? IT, QIT। ओके सर, q इज इक्वल्स टू IT या I इज इक्वल्स टू q बाई t। छोटे छोटे फिजिक्स के फॉर्मूलाज यहाँ पे कनेक्ट होंगे, मास डिपॉजिटेड का ये फॉर्मूला डायरेक्ट अपन कर सकते हैं। अगर पूछा कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स कॉपर, तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये फॉर्मूला की जरूरत भी नहीं पड़ती। क्या करेंगे? 2 फराड गिव्स 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। ऐसे कुछ सॉल्व करेंगे और जो पूछा रहेगा वो निकाल के दे देंगे। ये फैराडेज फर्स्ट लॉ होता है, इसके भी क्वेश्चन सॉल्व करना। फैराडेज सेकंड लॉ,
बोला अगर चार्ज सेम है, करंट सेम दे रहा हूं, इफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट इज सेम, तभी इन्होंने बोला mass of A deposited divided by mass of B deposited is equals to equivalent of A by equivalent of B. सर इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या है? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास बाय n फैक्टर. अभी सॉल्यूशंस पढ़ के आए होंगे, n फैक्टर के बारे में मालूम होगा. ऐसे निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट. ये दिया फैराडेज ने सेकेंड लॉ. इफ इलेक्ट्रिसिटी इज सेम, मास ऑफ पर्टिकुलर का रेशियो इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ अ पर्टिकुलर का रेशियो के बराबर होता है. इक्विवेलेंट ऑफ पर्टिकुलर के रेशियो के बराबर होता है. इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? मोलर मास बाय n फैक्टर करके निकाल सकते हैं. सर आगे चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं. यहाँ पे दो प्रकार के इलेक्ट्रोड्स आते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स एंड रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स. एक्टिव इलेक्ट्रोड्स दो प्रकार के यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स आते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स एंड एक्टिव इलेक्ट्रोड्स. इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की जब भी मैं बात करता हूँ सर, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? ये डू नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन. ये क्या करते हैं? एक्टिव टेक पार्ट इन रिएक्शन. समझ में आया? इनर्ट का क्या काम है? वो सरफेस प्रोवाइड करेगा रिएक्शन होने के लिए, वो सरफेस प्रोवाइड करेगा, सरफेस प्रोवाइड करता है, बाकी कुछ काम नहीं है उसका. पार्ट भी नहीं लेगा, सरफेस बस प्रोवाइड करेगा रिएक्शन होने के लिए. एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या करेगा? रिएक्शन में पार्ट लेगा. इसके सर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कैसे निकाले? सर जरा कंफ्यूजिंग है. बेटा यहाँ पे आ जा, एनोड और यहाँ पे कैथोड. तो यहाँ पे बेटा कैथोड में तो प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज चलता है. क्या बोला मैंने? सॉरी, एनोड में प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज चलता है. एनोड में क्या पता चलता है? प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है. प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज का क्या मतलब है? ये दिया बनाया हुआ ऑर्डर उन्होंने दे दिया, ये ऑर्डर फॉलो कर लेंगे. क्या ऑर्डर है सर? Cl माइनस का सबसे ज्यादा, OH माइनस का उससे कम, SO4 2 माइनस का उससे कम एंड NO3 माइनस का उसके जैसा. ये एक ऑर्डर है प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज. मतलब एनोड पे अगर Cl भी है, OH है, तो Cl को सरका देंगे. अगर OH है और सल्फेट है तो OH को जिता देंगे. कैथोड में क्या करते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल जिसका हाई वो जीत जाता है, वो विन करता है. मतलब मैंने बोला कॉपर 2+ एंड H+, तो यहाँ पे कॉपर 2+ जीत जाता है क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है. कॉपर 2+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है. यहाँ पे छापा मेटल्स आते हैं. छापा मतलब रिडक्शन पोटेंशियल मोर देन हाइड्रोजन. ये लिख लेना बेटा. छापा मेटल्स कौन से होते हैं? कॉपर, Hg, Ag, प्लैटिनियम, गोल्ड. ये क्या करते हैं? इनका रिडक्शन पोटेंशियल H से ज्यादा होता है. ये H को डिस्प्लेस नहीं कर सकते. दे कैनॉट डिस्प्लेस H. इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे? एनोड में प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज लगाएंगे. OH माइनस का सबसे, Cl माइनस का सबसे ज्यादा, फिर OH माइनस का, फिर ये दो आ गए. कैथोड में क्या लगाएंगे? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ लोगे. रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा वो जीत जाएगा. इस केस में कॉपर जीत गया, इस केस में कॉपर जीत गया. दो एग्जांपल्स तुम्हें करने हैं, होमवर्क है तुम्हारा. दो एग्जांपल्स, NaCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. ये दो एग्जांपल्स तुम्हारे होमवर्क है, NCERT से रीड करने हैं. ये दो एग्जांपल्स इसमें बता देता हूं क्या यहाँ पे यूज हुआ है. H2SO4 का इंपॉर्टेंट कहाँ पे आता है? अगर डाइल्यूट केस में पूछता है, डाइल्यूट H2SO4, तो तुम बेटा ऑक्सीजन गैस लिबरेट कर दोगे, यानी OH तभी जीत जाएगा. लेकिन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का जो केस है उसमें क्या है? जिसका ज्यादा है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में H2SO4 की मात्रा बहुत ज्यादा है वाटर के मात्रा में, तो वहां पे सल्फेट जीत जाता है और वो
डाइसल्फेट अनायन बनाता है, पेरोक्सो डाइसल्फेट अनायन बनाता है, इसलिए वो देख लेना एक बार, एनसीईआरटी में गिवन है। ओके सर, ओके सर। आगे चलते हैं अपने बैटरीज के पोर्शन में। सर बैटरीज का तो एक थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, हाँ वो तुम्हारा ही होमवर्क है, लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट चीज है बैटरी से पूछ सकते हैं वो बता देता हूँ। पहले ये क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस को दो पार्ट में तोड़ा है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में इनर्ट इलेक्ट्रोड डू नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन, एक्टिव इलेक्ट्रोड टेक पार्ट इन रिएक्शन। एनोड को प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज के ऑर्डर से कर देंगे, कैथोड में जिसका आरपी ज्यादा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वो जीत जाएगा। यहाँ पे फैराडेज फर्स्ट लॉ, मास डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज सप्लाइड, तो m is equals to ZIT, m is equals to ZIT। यहाँ पे q is equals to IT, q is equals to IT। यहाँ पे I is equals to q by t, I is equals to q by t। ऐसे रिएक्शन लिख के सॉल्व कर सकते हो, रिएक्शन लिख के सॉल्व कर सकते हो। फैराडे सेकंड लॉ क्या बोलता है, इफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट इज सेम देन ma by mb is equals to qa by qb, ma by mb is equals to qa by qb। यहाँ पे q क्या है, eq क्या है, यहाँ पे इक्विवेलेंट मास है, दैट इज मोलर मास बाय n फैक्टर। n फैक्टर मतलब एसिड्स की बेसिसिटी, बेसिस की एसिडिटी। रिडॉक्स रिएक्शंस में जो भी बैलेंस्ड रिएक्शन है उसके नंबर बता सकते हैं, नंबर बता सकते हैं। ये हो गया बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मैंने बोला था एनोड होता है, क्या होता है किसको याद है, एनोड पॉजिटिव होता है, यस एनोड इज पॉजिटिव, एनोड की तरफ एनायॉन्स जाएंगे, कैथोड इज नेगेटिव, कैथोड की तरफ कैटायॉन्स जाएंगे। समझ में आया, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके सर। लास्ट टॉपिक बैटरीज का बता देता हूँ क्या क्या बैटरीज में इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स है, नीट की तरफ से कभी भी क्वेश्चन टपक सकता है। बैटरीज के बारे में बात करते हैं। बैटरीज पे था दो प्रकार के बैटरीज होते हैं, एक प्राइमरी बैटरी, एक प्राइमरी बैटरी और दूसरी सेकेंडरी बैटरी। एक प्राइमरी बैटरी होती है, दूसरी सेकेंडरी बैटरी होती है। प्राइमरी बैटरी cannot be recharged। यहाँ पे कौन कौन से, एक ड्राई सेल पढ़ के आना, ड्राई सेल पढ़ लेना, दूसरा मर्क्यूरी सेल, ये दो चीजें पढ़ने हैं। यहाँ पे सेकेंडरी बैटरीज कैन बी रिचार्ज्ड। यहाँ पे दो लेड स्टोरेज बैटरी जो ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं, एंड निकल कैडमियम बैटरी। इसके रिएक्शंस भी लर्न कर लेना, निकल कैडमियम बैटरी। ओके सर, ये बैटरी इसका पोर्शन हो जाता है कंप्लीट। प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी कैनोड भी रिचार्ज, एक बार खत्म हो गई तो रिचार्ज नहीं कर सकते। सेकेंडरी बैटरी को रिचार्ज किया जा सकता है, लेड स्टोरेज बैटरी कार्स ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं। निकल कैडमियम बैटरी एक्सपेंसिव होती है। ड्राई सेल मर्क्यूरी सेल्स लो वोल्टेज अप्लायंस के लिए, हियरिंग एड्स में यूज करते हैं। ड्राई सेल्स क्लॉक एंड ट्रांजिस्टर्स में यूज करते हैं, थोड़े थोड़े एग्जांपल्स याद कर लेना। फिर आता है फ्यूल सेल्स। अपने को क्या करना है, हाइड्रोजन वाटर ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स। इसका वोल्टेज कितना होता है, 1 वोल्ट जनरेट करता है। बाय प्रोडक्ट क्या होता है इसका, वाटर होता है, सिंपल रिएक्शन है, बाय प्रोडक्ट वाटर होता है। ये अपोलो स्पेस में यूज किया गया है, तो सवाल पूछ सकता है अपोलो स्पेस में ये यूज किया गया है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स, इसकी एफिशिएंसी 70% होती है, एंड नॉन पॉल्यूटिंग यानी पोल्यूशन नहीं होता। इसको ही हाइड्रोजन इकोनॉमी में बताया गया है कि हाइड्रोजन इकोनॉमी कितनी इंपॉर्टेंट है देश की सफलता के लिए। हाइड्रोजन इकोनॉमी से वो सोच रहे हैं एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बनाए। मतलब वो क्या करेंगे, बोल रहे वाटर को सोलर एनर्जी से तोड़ देंगे और H2 बना देंगे, H2O2 बना देंगे,
O2 बना देंगे और फ्यूल सेल की तरह यूज करेंगे, फ्यूल सेल की तरह रिएक्शन की तरह यूज करेंगे। तो ये पार्ट होता है बैटरीज का। बैटरीज में प्राइमरी बैटरीज, सेकेंडरी बैटरीज आती है। प्राइमरी बैटरी कैन नॉट बी रिचार्ज, एक बार खत्म हो गई तो भाई फेंकना ही पड़ेगा। सेकेंडरी बैटरीज को रिचार्ज किया जा सकता है। एग्जाम्पल ड्राई सेल, मर्क्यूरी सेल, यहाँ पे लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी। फ्यूल सेल्स की बात करते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स, वोल्टेज 1 वोल्ट जनरेट करता है, बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन मिलता है, 70% ज्यादा एफिशिएंसी है। थर्मल वालों की 30% है बस, 30% है बस। नॉन पॉल्यूटिंग है, ये नॉन पॉल्यूटिंग है। इसको हाइड्रोजन इकोनॉमी से कनेक्ट करते हैं, बोला रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बनाते हैं। ऑक्सीजन को अपन वाटर को सोलर एनर्जी से ब्रेक कर देंगे, H2 और O2 मिल जाएगा, H2 और O2 मिल जाएगा। तो बैटरीज का तुम्हारा होमवर्क है, एनसीईआरटी से रीड करना है बैटरीज का पोर्शन। 2-3 होमवर्क दिए, सॉल्व करना होगा। तो कैसे लगा बेटा आज का एक प्यारा सा माइंड मैप लिख के तुम्हें रिवाइज करवाया है। 1 hour 15 minutes अफोर्ड कर सकते हो, 1 hour 15 minutes में किया। ओके बेटा, 1 hour 15 minutes में अपन ने इस सेशन को वाइंड अप किया है। तो बताना कैसे लगा ये सेशन। बहुत क्रिस्प कंटेंट यहाँ पे दिया है। जो भी न्यूमेरिकल्स तुम्हारे फंसेंगे इधर से ही फंस जाएंगे। जो भी मैंने बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट बताया वो आने की संभावना है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। केमिकल काइनेटिक्स डाला हुआ है, उसकी भी लिंक दे देता हूँ और सॉल्यूशंस की भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके बाय।